वेलकम बच्चों। तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बायनोमियल थ्योरम में जो पहला टॉपिक सीखा था दैट वाज फैक्टोरियल। तो अब इस लेक्चर में एक काम ही करते हैं कि फैक्टोरियल्स में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और कुछ एक ऑब्जर्वेशंस देखते हैं और फिर ऑब्जर्वेशंस को देखने के बाद कुछ एक क्वेश्चंस सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहले जो ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे तो सबसे पहले तो हेडिंग लिख लेते हैं ऑब्जर्वेशंस। और वो ऑब्जर्वेशंस क्या है वो समझते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन तो ये हुआ कि जीरो फैक्टोरियल एंड वन फैक्टोरियल अगर इनको देखा जाए तो ये जो दो क्वांटिटीज दी गई है, जीरो फैक्टोरियल की वैल्यू भी वन होती है एंड वन फैक्टोरियल की भी वैल्यू वन होती है। तो इनफैक्ट यहाँ से कह सकते हैं कि जीरो फैक्टोरियल एंड वन फैक्टोरियल आर ऑड क्वांटिटीज। तो ये दोनों ही ऑड नंबर्स होते हैं। और फिर सेकंड ऑब्जर्वेशन ये आया कि अगर टू फैक्टोरियल को देखा जाए तो टू फैक्टोरियल तो टू होता है। सिमिलरली थ्री फैक्टोरियल को अगर देखा जाए तो थ्री फैक्टोरियल सिक्स बनता है। फिर वहीं अगर फोर फैक्टोरियल को लिखा जाए तो फोर फैक्टोरियल 24 बनता है। सिमिलरली फैक्टोरियल्स अगर आगे लेकर भी जाए तो हुआ ये था कि टू फैक्टोरियल ही अगर टू बन गया था उसके अदरवाइज जितने भी फैक्टोरियल्स आएंगे वो सारे के सारे इवन नंबर्स होंगे। तो यहाँ से एक चीज ये कंक्लूड कर दी गई है कि n factorial is even number if n is greater than or equal to 2 और n कोई भी नेचुरल नंबर होगा। फिर थर्ड ऑब्जर्वेशन इसमें लिख लेते हैं। तो अब हुआ ये कि कभी भी किसी भी नेगेटिव क्वांटिटी का फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। तो यहाँ पर आ गया कि n factorial is not defined if n is negative। तो यहाँ पर हुआ ये कि अगर n नेगेटिव है तो कभी भी n फैक्टोरियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा होगा। फिर नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इसमें देख लेते हैं। तो अब हुआ ये था कि n फैक्टोरियल एक नेगेटिव क्वांटिटी के लिए कभी भी डिफाइन नहीं हो रहा था। फिर हुआ ऐसा कि जो फैक्टोरियल होता है वो कुछ एक स्पेसिफिक फ्रैक्शंस के लिए डिफाइन होता है। मगर ये जो भी चीजें हैं वो फिलहाल अपने को नहीं सीखनी है। और ये जो फ्रैक्शंस वाले फैक्टोरियल्स होते हैं इनको इवेलुएट करने के लिए गामा फंक्शन का यूज किया जाता है। इनफैक्ट ये अपने 12th के सिलेबस में आते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन लिख लेते हैं कि n factorial exists for some specific fractions। अच्छा, ये जो भी इवेलुएट किया जाएगा वो अल्टीमेटली गामा फंक्शन की हेल्प से इवेलुएट किया जाता है। और ये जो भी चीज होगी ये आएगी क्लास 12 में। और क्लास 12 में भी ये जो चीज आएगी वो आएगी डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो फिलहाल अभी अपने को जिस फैक्टोरियल से मतलब होगा वो फैक्टोरियल होगा n फैक्टोरियल। और यहाँ पर n कैसा भी होल नंबर होगा। तो अभी अपने को फैक्टोरियल से रिलेटेड सिर्फ और सिर्फ इस चीज पर फोकस करके चलना है। तो फिलहाल ये कुछ ऑब्जर्वेशन थे, जैसे जीरो फैक्टोरियल एंड वन फैक्टोरियल ये दोनों ही वन होते हैं। तो यहाँ से एक चीज कंक्लूड कर सकते हैं कि ये दोनों ही एक ऑड नंबर्स होंगे। फिर साथ ही साथ अगर n फैक्टोरियल की बात की जाए और n अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 है तो रिजल्टेंट हमेशा एक इवन नंबर आएगा। फिर हुआ ऐसा कि n फैक्टोरियल में अगर इनपुट, ये जो अपने पास इनपुट दिया गया, इनपुट अगर नेगेटिव दिया गया तो ये कभी भी डिफाइन नहीं होता है। वहीं पर कुछ एक स्पेसिफिक फ्रैक्शंस होते हैं जिनके लिए फैक्टोरियल डिफाइन होता है। और ये जो भी चीजें होती हैं इनको गामा फंक्शन की हेल्प से इवेलुएट किया जाता है। इनको क्लास 12 में डिस्कस किया जा रहा होगा। और साथ ही साथ इसको इवेलुएट करने के लिए डेफिनेट इंटीग्रेशन का यूज किया जाता है। अगर लास्ट वाले के लिए देखा जाए तो इनफैक्ट होता ये है कि फैक्टोरियल 1/2, मतलब इसके लिए अगर बात की जाए तो फैक्टोरियल 1/2 की वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ पाई/2। और ये मिलती है अपने को गामा फंक्शन से। और गामा फंक्शन हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो कि क्लास 12 में आता है। तो फॉर टाइम भी अपने लिए जो भी फैक्टोरियल होगा वो सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के लिए काम कर रहा होगा। तो इन स्टैंडर्ड अगर बात की जाए तो n फैक्टोरियल हमेशा किसी भी होल नंबर के लिए डिफाइन होगा। तो फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है फाइंड डिजिट एट यूनिट प्लेस इन। तो क्वेश्चन है
फाइंड डिजिट एट यूनिट प्लेस इन, और ये अपने पास दिया गया 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस अप टू 100 फैक्टोरियल। तो ये जो अपने पास एक सीरीज लिखी हुई है, इस सीरीज में अपने को यूनिट प्लेस पर जो डिजिट आ रही होगी वो इवेल्युएट कर रहा है, ठीक है। तो अब अगर यहाँ से तुम थोड़ा सा ध्यान से इसे देखो तो 1 फैक्टोरियल को तो 1 लिखा जाएगा, तो इसके सॉल्यूशन की अगर बात की जाए तो 1 फैक्टोरियल तो 1 बना। फिर अगर 2 फैक्टोरियल को देखो तो ये 2 बन जाता है, 3 फैक्टोरियल को 6 लिखा जाएगा। सिमिलरली जो 4 फैक्टोरियल बना ये 24 हो जाएगा। फिर आया 5 फैक्टोरियल जिसकी वैल्यू होगी 120, और इसमें पहला ये अपने को यूनिट प्लेस पे 0 मिला। सिमिलरली अगर 6 फैक्टोरियल की बात की जाए तो 6 फैक्टोरियल ये बनता है 720, और इसमें भी अगर देखा जाए तो यूनिट प्लेस पर यहाँ फिर से एक 0 देखने को मिला। तो इसका मतलब इसके आगे जितने भी टर्म्स आ रहे होंगे उन सभी में यूनिट प्लेस पर अपने को 0 देखने को मिल ही रहा होगा। तो अब एक काम ये करते हैं कि बचपन में जैसे कैलकुलेशन करते थे कुछ एक नंबर्स को ऐड करने के लिए, सेम यहाँ पर एक काम ही करते हैं कि ये जितने भी टर्म्स आए हैं इस सीरीज में इन सभी टर्म्स को ऐड कर देते हैं। तो अगर इन सभी टर्म्स को ऐड किया जाए तो 720 120, और फिर अगर इनको ऐड किया जाए तो ये हो गया 30 और ये हो गया 33। तो अगर इन सभी को ऐड कर दिया जाए तो हो गई कि यूनिट प्लेस पर, मतलब इसके आगे अगर एक्सपेंड करते तो यहाँ पर तो अपने को 0 मिलता ही रहता है, कहीं तक इसको एक्सपेंड करते चले जाते। तो अब इससे हुआ ये कि जो यूनिट प्लेस बन रही है वहां पर अपने को 3 मिलेगा, इसके अदरवाइज कुछ भी आए उससे अपने को कोई लेना देना नहीं है। तो हुआ ये कि ये जो सीरीज दी गई थी इस सीरीज में जो यूनिट प्लेस होगी उस पर अपने को जो डिजिट मिलेगा दैट इज 3, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इस क्वेश्चन का आंसर बन गया है यूनिट प्लेस पे जो डिजिट मिल रही है दैट इज 3। फिर फर्दर इसमें आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है, फाइंड सिग्मा ऑफ r multiplication r factorial where r varying from 1 to n। तो अब ये अपने को इवेलुएट करना है, और इनफैक्ट ये अपने को कॉम्पैक्ट फॉर्म में इवेलुएट करना होगा। तो यहाँ पर अपने को वैल्यू चाहिए r मल्टीप्लिकेशन r फैक्टोरियल की, और r यहाँ पर वेरी कर रहा है 1 से n तक। तो एक काम ही कर लेते हैं कि जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ रहा होगा तो यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव हमेशा यही होगा कि जो भी जनरल टर्म दिया गया है सबसे पहले तो उसे डिफरेंस ऑफ टू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। तो अब जैसे ये जनरल टर्म आया है अगर इसको डिफरेंस ऑफ टू के फॉर्म में इस तरह से मान लेते हैं कि a माइनस बी इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दिया। अब इसके बाहर लगा हुआ था सिग्मा, तो अब जैसे ही सिग्मा को यहाँ पर कॉपरेट किया जाएगा, और साथ ही साथ सिग्मा जो था वो वेरी कर रहा था वेरिएबल की सबसे छोटी वैल्यू से सबसे बड़ी वैल्यू तक। तो अब जैसे ही इन सभी वैल्यूज को इस डिफरेंस ऑफ टू में पुट किया जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा अपने पास अगर उन सभी रिजल्ट को कॉलम वाइज ऐड करें तो इसको मान लेते हैं कि a1 माइनस b1 ऐसे मिला, फिर a2 माइनस b2 ऐसे मिलेगा, इसी तरह बहुत सारे टर्म्स मिल जाएंगे। तो फिर होगा ये कि जब भी ऐसी कोई सीरीज देखने को मिल रही होगी तो यहाँ पर या तो ये डायगोनल कैंसिल होता है या फिर ये डायगोनल कैंसिल होता है, और अल्टीमेटली अपने को लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ऐसे डिफरेंस ऑफ टू क्वांटिटीज देखने को मिल जाती है। और इस तरह से होता है कि ये चीज अपने को एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में मिल जाती है। और ये जो मेथड होता है इसको कहा जाता है नॉर्मली टेलीस्कोपिक मेथड। और यहाँ पर अल्टीमेटली अपना ऑब्जेक्टिव यही है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कि ये जो जनरल टर्म दिया गया इसको सबसे पहले तो डिफरेंस ऑफ टू के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाए। तो डिफरेंस ऑफ टू के फॉर्म में अगर इसको रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ये जो आर दिया गया था इस आर में 1 ऐड करते हैं एंड 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, और बाहर ये आर फैक्टोरियल एज इट इज दिया गया था। अब देखो हुआ ये जो आर फैक्टोरियल दिया गया इसको आर प्लस 1 एंड 1 पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो जैसे ये मैनिपुलेशन यूज किया तो यहाँ पर मिलेगा अपने को आर प्लस 1 टाइम्स आर फैक्टोरियल, और फिर ये मिल गया माइनस आर फैक्टोरियल। अब फिर इस स्टेप में एक काम ही करते हैं कि जो फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी हम लोगों ने सीखी थी वो ये थी कुछ एन फैक्टोरियल को
n मल्टीप्लीकेशन n माइनस वन फैक्टोरियल लिखा जाता है, एंड इसका कन्वर्स भी ट्रू है। तो हुआ ये कि अगर अपने को कहीं पर भी n मल्टीप्लीकेशन n माइनस वन फैक्टोरियल इस टाइप की चीज मिलती है तो इसको n फैक्टोरियल लिख सकते हैं। तो अब जैसे इस टर्म में इस प्रॉपर्टी का यूज किया तो इससे होगा ये कि ये जो क्वांटिटी दी गई है इस क्वांटिटी को लिखा जा सकता है r प्लस वन फैक्टोरियल। तो इस तरह से हुआ ये कि जो जनरल टर्म यहाँ पर गिवन था ये बन चुका है r प्लस वन फैक्टोरियल माइनस r फैक्टोरियल। अब देखो इसके बाहर लगा हुआ था सिग्मा, और सिग्मा में जो r था वो 1 से n तक वेरी कर रहा था। तो अब जैसे ही सिग्मा को ऑपरेट किया इस ब्रैकेट में, और साथ ही साथ इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जनरल टर्म तो ये था अपने पास, और इस पर जैसे सिग्मा ऑपरेट किया तो आर की अगर सबसे छोटी वैल्यू 1 रखी जाए तो यहाँ पर जो टर्म मिलेगा दैट विल बी 2 फैक्टोरियल फिर माइनस 1 फैक्टोरियल। फिर जैसे आर के प्लेस पर 2 रखा तो ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा 2 फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। फिर जैसे ही आर के प्लेस पर 3 रखा गया है तो ये बन जाएगा 4 फैक्टोरियल, और ये बन जाएगा 3 फैक्टोरियल, तो ये आ गया अपने पास 4 फैक्टोरियल फिर माइनस 3 फैक्टोरियल। और ये जितने भी रिजल्ट्स आ रहे हैं सभी को कॉलम वाइज लिख लें और एट रैंक सभी को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से अगर फाइनली आर के प्लेस पर n पुट कर दे तो यहाँ पर जो रिजल्ट बनेगा दैट विल बी n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस n फैक्टोरियल। अब बात ये थी कि ये सारे के सारे टर्म्स ऐड हो रहे थे, तो जब सभी को ऐड किया तो डायरेक्टली ये सारे के सारे टर्म्स कैंसिल हो गए। ये जो n फैक्टोरियल मिल रहा है इसके पहले कहीं कोई एक टर्म आ रहा होगा उससे कैंसिल हो जाएगा। तो इस तरह से अपने पास जो चीजें बच रही हैं वो है सिर्फ और सिर्फ ये माइनस वन फैक्टोरियल एंड ये n प्लस वन फैक्टोरियल। तो अब इस तरह से एक चीज ये हुई कि ये जो सिग्मा अपने पास गिवन है, इनफैक्ट ये जो सीरीज दी गई इस सीरीज के एन टर्म्स का सम अपने को यहाँ से मिल जाएगा कॉम्पैक्ट फॉर्म में, दैट इज n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन फैक्टोरियल बच रहा था तो इसको 1 लिखा जाएगा। तो इस तरह से हुआ ये कि इस सीरीज का समेशन अपने को मिला है n प्लस वन फैक्टोरियल माइनस वन, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। फिर नेक्स्ट इसमें आगे बढ़ते हैं और एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट कुछ ऐसी दी गई है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इफ वन मल्टीप्लीकेशन 0 फैक्टोरियल प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन 1 फैक्टोरियल प्लस 7 मल्टीप्लीकेशन 2 फैक्टोरियल प्लस 13 मल्टीप्लीकेशन 3 फैक्टोरियल प्लस अप टू n plus 1 terms, n plus 1 terms is equal to 4000 times 4000 factorial, then n is। तो अब हुआ ये कि इस सीरीज का समेशन अपने को इस कॉम्पैक्ट फॉर्म में दिया गया तो अपने को n की वैल्यू बतानी है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव अपना ये होगा कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो सीरीज दी गई उस सीरीज का जनरल टर्म लिखते हैं। तो अब इस सीरीज का जनरल टर्म लिखने के लिए एक काम ये किया कि ये जो 1 3 7 13 दिया गया है सबसे पहले इसका जनरल टर्म लिखते हैं। तो गिवन सीरीज का जनरल टर्म टी आर और 1 3 7 13 इसका जनरल टर्म यहाँ पर मैं इसको डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ। बाकी इस सीरीज का जनरल टर्म इवेल्युएट करने के लिए प्रोग्रेशन एंड सीरीज में एप्रोप्रिएट मेथड अपने को सिखाया गया है। तो अल्टीमेटली होगा कि 1 3 7 एंड 13 का जो भी जनरल टर्म होगा वो प्रोग्रेशन एंड सीरीज में जो भी चीजें हम लोगों ने सीखी है उसकी हेल्प से इसका जनरल टर्म लिखा जाएगा। तो 1 3 7 एंड 13 का जो जनरल टर्म है उसको मैं यहाँ पर डायरेक्ट नोट कर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पर डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ। तो 1 3 7 13 का जनरल टर्म मिला आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 और फिर 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 2 इनफैक्ट 0 1 2 3 इसका जनरल टर्म यहाँ पर आर फैक्टोरियल इस तरह से लिख लेते हैं। तो अब यहाँ से हो ही रहा था कि आर जो था वो 0 1 2 अप टू n तक जा रहा था। तो अब जैसे आर के प्लेस पर 0 रखा तो ये जो यहाँ पर टर्म मिलेगा दैट विल बी टी 0, मतलब फर्स्ट टर्म अपने को ये मिल जाएगा। एक काम करते हैं इसको टी आर प्लस वन टाइप्स लिख लेते हैं। अच्छा अब एक काम ही करते हैं आर स्क्वायर प्लस आर प्लस वन को थोड़ा वेरीफाई करके देखते हैं। तो अब जैसे आर का प्लेस पर 0 पुट करें तो ये दोनों टर्म्स 0 हो गए, यहाँ पर 1 मिल गया और ये 0 फैक्टोरियल हो गया।
तो सीरीज का फर्स्ट टर्म आ गया अपने पास। फिर सिमिलरली अगर r पे प्लेस पर 1 पुट करते हैं तो 1 + 1 + 1 तो ये हो गया 3 मल्टीप्लिकेशन 1 फैक्टोरियल, तो सीरीज का सेकंड टर्म मिल गया। अगर r के प्लेस पर 2 रख देते हैं तो 2 रखते ही ये मिल गया है 4, फिर +2 फिर +1, मतलब ये आ गया 7 और फिर मल्टीप्लिकेशन 2 फैक्टोरियल, तो सीरीज का थर्ड टर्म मिल गया। तो इस तरह से हुआ ये कि ये जो सीरीज दी गई थी इस सीरीज का जनरल टर्म ऐसा कुछ बना। अब जैसे हम लोगों ने लास्ट क्वेश्चन सॉल्व किया था, यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव सेम है कि ये जो जनरल टर्म आया है इसको डिफरेंस ऑफ 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। जैसे डिफरेंस ऑफ 2 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहला काम तो ये कर लेते हैं कि ब्रैकेट में r ऐड करते हैं, r सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो जैसे ब्रैकेट में r ऐड किया, एक r पहले से था, फिर 2r बन गया, फिर +1 एज इट आया, फिर -r एज इट, देन r फैक्टोरियल। अब एक काम ही करते हैं, अगर इन सभी टर्म्स को देखा जाए तो ये आइडेंटिटी ही लिखी हुई है, दैट इज r + 1 होल स्क्वायर, फिर -r एज इट आ गया, और फिर ब्रैकेट के बाहर r फैक्टोरियल एज इट दिया गया। फिर अब एक काम ही करते हैं, ये जो बाहर r फैक्टोरियल था वो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो इस तरह से जो नेक्स्ट टर्म बनेगा दैट विल बी r + 1 स्क्वायर, और r + 1 स्क्वायर को ऐसे लिखते हैं r + 1 टाइम्स r + 1 और मल्टीप्लिकेशन r फैक्टोरियल एज इट आ गया, देन -r मल्टीप्लिकेशन r फैक्टोरियल। अच्छा, अब एक काम ही करते हैं, इन दोनों चीजों को यहाँ पर फैक्टोरियल की प्रॉपर्टी से क्लब करके लिखा जा सकता है। तो अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी यूज करेंगे वो कुछ ऐसी थी कि n मल्टीप्लिकेशन n-1 फैक्टोरियल को n फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। तो जैसे ही इस प्रॉपर्टी का यूज इस टर्म में किया है, तो अब इस तरह से गिवन सीरीज का जो जनरल टर्म था दैट इज cr+1, इसको लिखा जा सकता है ब्रैकेट ऑफ, और ये बन गया है r+1 और फिर मल्टीप्लिकेशन r+1 फैक्टोरियल, फिर -r मल्टीप्लिकेशन r फैक्टोरियल। तो अब इस तरह से हुआ ये कि जो जनरल टर्म अपने को चाहिए था, जिस भी फॉर्मेट में चाहिए था, उस रिक्वायर्ड फॉर्मेट में जनरल टर्म अपने को मिल चुका है। अब यहाँ पर एक काम ये करेंगे कि ये जो जनरल टर्म आया है इस जनरल टर्म में r की प्लेस पर 0, 1, 2, 3 और n ये सारे के सारी क्वांटिटीज पुट करते हैं, और जो भी रिजल्ट्स आएंगे उन सभी रिजल्ट्स को कॉलम वाइज ऐड कर लेते हैं। तो जब r की प्लेस पर 0 रख रहे थे तो यहाँ से अपने को रिजल्ट मिला है 1 मल्टीप्लिकेशन 1 फैक्टोरियल, फिर माइनस r की प्लेस पर 0 रखने से आ गया है 0 मल्टीप्लिकेशन 0 फैक्टोरियल, फिर r की प्लेस पर 1 रखा तो ये अपने को मिल जाएगा 2 मल्टीप्लिकेशन 2 फैक्टोरियल, फिर माइनस ये मिल गया है 1 मल्टीप्लिकेशन 1 फैक्टोरियल, फिर r की प्लेस पर जैसे ही 2 रखा गया तो r की प्लेस पर 1 रखने से ये मिला है, r की प्लेस पर 2 रखते ही ये बन जाएगा 3 मल्टीप्लिकेशन 3 फैक्टोरियल, और फिर -2 मल्टीप्लिकेशन 2 फैक्टोरियल, और r के प्लेस पर अगर 3 रख दिया जाए तो ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लिकेशन 4 फैक्टोरियल -3 मल्टीप्लिकेशन 3 फैक्टोरियल। सिमिलरली अगर r के प्लेस पर n पुट कर दिया जाए तो ये मिलेगा n+1 टाइम्स n+1 फैक्टोरियल माइनस n मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल। तो अब ये जितने भी क्वांटिटीज आई थी इन सभी को ऐड कर देते, तो ऐड करने से हुआ ये कि ये जो डायगोनल थे ये सारे के सारे डायगोनल टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, n मल्टीप्लिकेशन n फैक्टोरियल इसके ऊपर कोई एक टर्म आएगा उसके साथ कैंसिल हो गया, तो जो चीजें बची वो अपने पास मिली सिर्फ और सिर्फ ये। तो इस तरह से हुआ ये जो सीरीज दी गई थी इस सीरीज के n+1 टर्म्स का समेशन अपने को मिला है n+1 टाइम्स n+1 फैक्टोरियल, और फिर -0 बचा था तो अल्टीमेटली इसको इसी तरह से लिखा रहने देते हैं, और फिर इक्वल टू अपने को मिल गया है 4000 मल्टीप्लिकेशन 4000 फैक्टोरियल। तो अब अगर इसको राइट हैंड साइड से कंपेयर किया जाए तो यहाँ से एक चीज अपने को मिल रही है, और वो चीज ये है, उसको यहाँ पर लिख लेते हैं। तो इस तरह से अपने को जो रिजल्ट मिल रहा है दैट इज n+1 इज इक्वल टू 4000। तो फर्दर अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो n की वैल्यू यहाँ पर मिल गई है 4000 - 1 दैट इज 3999, एंड यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो फिलहाल बच्चों फैक्टोरियल में इतना ही था, फिर बायोमेट्रिक में आगे बढ़ते हैं और कुछ और चीजें सीखते हैं।